बस जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही क्यूरियस केस है। क्यूरियस केस इसलिए कि कंपनी ने रिसेंटली 2 क्वार्टर बहुत स्ट्रांग दिए, लेकिन इन्वेस्टर्स को वो नहीं मिला जिसकी इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी, यानी कि स्काई राइज हाई। इन्वेस्टर को वो नहीं मिला। अगर आप मेरे दूसरे चैनल यानी कि दी स्ट्रेंथ वॉरियर पर रेगुलर हो तो आपको पता है कि क्या बेसिकली रीजन है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने आपके साथ वहां भी डिस्कस किए हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के समझेंगे कि कंपनी का टेक्निकल क्या कह रहा है कि क्यों ये स्टॉक बढ़ नहीं पा रहा है। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से चीजों को समझना, और अगर इन सभी पॉइंट्स को ना आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स में यूज करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि टेक्निकल्स तो वही रहेंगे, इंडिकेटर्स तो वही रहेंगे। समझना सीखना आना चाहिए और सभी स्टॉक्स पर इसी तरह से इंप्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। इस समय आप हो नो ट्रेड्स चैनल पर, और दूसरा मेरा यूट्यूब है दी स्ट्रेंथ वॉरियर। शुरू करते हैं कुछ पॉइंट से। पहले आते हैं कंपनी के पीई रेशियो पे। तो पीई रेशियो जैसे कि आपको मालूम है कि सिर्फ एक फैक्टर ऐसा नहीं है, मतलब पीई रेशियो अपने आप में सिर्फ एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके बेसिस पर आप पूरे मार्केट को सीख सकते हो। पीई रेशियो सिर्फ एक टेक्निकल है, एक इंडिकेटर है जो कि आपको बताता है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। सिर्फ इतना ही नहीं बताता पी कि ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, इट ऑल्सो शोज यू कि इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। हाई पीई का मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, सॉरी यस ओवर वैल्यूड है। हाई पीई का मतलब है कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, और उसके कॉन्ट्रेरी में ये भी बताता है कि स्टॉक में एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा है। लो पी आपको बताता है अंडर वैल्यूड है, उसके साथ में एक्सपेक्टेशंस भी बताता है कि इन्वेस्टर्स की बहुत कम है। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का पी 120 प्लस का है, अभी इसका पी 153 के आसपास है। और अगर आप इस स्टॉक का पी देखोगे जो मार्च 2024 के अंदर था 140 पर, और मार्च 2024 में ही स्टॉक अपने हाई पर भी था। मार्च 2024 में इसका पी 140 का था और 140 पर ही स्टॉक अपने हाई पर ही था, और वहीं से ही आपको गिरावट देखने को मिली जब इसका पी 89 के पास आया। यहां पर देखो, जब इसका पी मार्च 2025 में 89 पर आया तब स्टॉक ने वापस से तेजी दिखाई। अब इसका पी 153 का है और 140 के पी से ऑलरेडी एक बार स्टॉक एक बड़ा फॉल दिखा चुका है अपने ऑल टाइम लोस के पास में, बल्कि उसके भी नीचे। अभी फिर से इसका पी 153.43 का है। अब आप कहोगे भाई पैनिक मत क्रिएट कर, देखो यार ये टेक्निकल है। अगर हम इस चीज को नहीं समझेंगे ना तो हम पता है जिंदगी भर क्या करते रह जाएंगे। ये कमेंट एक बार रीड करना, एक किसी इन्वेस्टर का, बड़े ही प्यारे से इन्वेस्टर का ये कमेंट है। इनका क्या कहना है यहाँ पे, इसकी यही औकात है, मतलब कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फोरम पर इनका ये कमेंट है। इनका कहना है कि इसकी यही औकात है, 2000 शेयर्स इनके पास में है। as soon as I will reach at no profit and no loss I will exit। जैसे ही मैं एक अपने बाय प्राइस के पास आऊंगा मैं इसमें से एग्जिट कर दूंगा। रिलायंस नेम इज नॉट इनफ, बिजनेस परफॉर्मेंस मैटर्स। इनका कहना है कि रिलायंस का नाम काफी नहीं है, बिजनेस परफॉर्मेंस भी मैटर करती है। अरे भैया बिल्कुल, क्या आप आलोक इंडस्ट्री में ये कह करके इन्वेस्ट कर सकते हो कि भैया बड़ा नाम सामने है? नहीं भैया, नहीं कर सकते। कंपनी रिजल्ट्स ही नहीं देती है, कंपनी फाइनेंशियल ही नहीं देती है। तो क्या जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में आप इस वजह से इन्वेस्ट करोगे कि भैया रिलायंस का नाम है? नहीं भैया, आप कंपनी के बिजनेस परफॉर्मेंस पे इन्वेस्ट करते हो। नाम पर इन्वेस्ट वही लोग करते हैं जिनको कुछ अता पता नहीं होता। तो बेटर ये है कि कंपनी के परफॉर्मेंस पर या फिर कंपनी के पीछे नाम पर हम सवाल उठाने से बढ़िया ये है कि हम चीजों को समझें। अभी हमने सिर्फ पी देखा कि 153 के पी से स्टॉक और 140 के पी से ऑलरेडी एक बड़ा फॉल दिखा चुका है। यहां पर अभी 153 का पी है और यहां से ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब पी एक इकलौता फैक्टर नहीं है, जैसा अभी मैंने आपको कहा। पीई डिसाइड होता है ईपीएस से। ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर से भी आपका पीई डिसाइड होता है। अब अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ ये नहीं होती कि शेयर कितना रिटर्न, कितना पैसा कमा करके दे रहा है एक इन्वेस्टर को एक साल के अंदर या एक क्वार्टर के अंदर या एक महीने के अंदर। ईपीएस सिर्फ इतना नहीं होता, ईपीएस इससे भी कैलकुलेट होता है कि कंपनी का रेवेन्यू यानी कि अर्निंग ग्रोथ कैसा है। अगर कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हाई है इसका मतलब ईपीएस कंपनी का हाई होगा। ईपीएस हाई होगा
तो उसके अपोजिट में आपका पी जो है वो कम होगा। हाई ईपीएस मींस लो पीई। अब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का ईपीएस कितना है, काफी कम दिखेगा आप लोगों को अभी, लेकिन ईपीएस जो है ये घटता बढ़ता रहता है, पीई जो है ये घटते बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक इन्वेस्टर्स इनके पी और ईपीएस को क्वार्टरली बेसिस या फिर एनुअल बेसिस पर जज करता है। जैसे अभी आप यहां पर हो, हमारे पास अगला पॉइंट आता है रीजंस फॉर शेयर प्राइस एंड अर्निंग्स वॉलेटिलिटी। क्यों जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है? पहला रीजन आता है क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 25 का रेवेन्यू जो कंपनी का था वो सीक्वेंशियली डिक्रीज आया था, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ड्रॉप था कंपनी की इंटरेस्ट इनकम पे और फी कमीशन के अंदर। तो ये आपका इंपैक्ट किया कंपनी के ईपीएस के ऊपर। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ हाई इन्वेस्टमेंट, द कंपनी इज इन अ ग्रोथ एंड स्केलिंग फेज with significant ongoing investments in expanding its product portfolio and operational ramp up which can negatively affect earnings in the short term। अब ये भाषण तो आपने सुन लिया, ये लाइन तो आपने इंग्लिश में सुन ली। अब आप कहोगे भैया पढ़ तो हम भी लेते हैं, बिल्कुल भैया पढ़ कोई भी लेता है, लेकिन पढ़ के समझना जरूरी होता है। समझ रहे हो इस चीज को? काफी लोग इस बात पर जज करने लग जाते कि भैया लिखा हुआ पढ़ लिया, हम भी पढ़ लेते। अगर पढ़ लेते तो जो अभी कमेंट आप लोगों ने देखा ना वो ना होता। ठीक है, देखो अब ये आपको क्या बता रहे हैं कि कंपनी का जो है ना बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाइड बिजनेस होने की वजह से कंपनी का इन्वेस्टमेंट्स डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जाता है। डिफरेंट सेक्टर्स को कंपनी को ग्रोथ भी करना है, इसी वजह से कंपनी के अर्निंग्स पर प्रेशर पड़ता है। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने अपने दूसरे चैनल पर ऑलमोस्ट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के हर वीडियो में एक्सप्लेन किया है, हर वीडियो में, ऑलमोस्ट हर वीडियो के अंदर। अब ये ईपीएस जो प्रेशर पड़ रहा है जिसका कंपनी के डाइवर्सिफिकेशन की वजह से, जिसकी वजह से अर्निंग्स का प्रेशर कंपनी पे है, ऑल्दो कंपनी के इनकम यानी कि रेवेन्यू में एक अच्छा इंक्रीज आ रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, बट दिक्कत कहां पे है? अब आओ, ये है कंपनी के रिजल्ट्स क्वार्टरली बेसिस पर। हम यहां पर क्लिक करते हैं कंपनी के सेल्स पे। अगर आपको नहीं दिख रहा है, शायद आप दिख रहा होगा, कंपनी का सेल्स हमने क्लिक किया, आपको यहां पर दिख रहा है ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कंपनी का कैसा है। सो ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ कंपनी का 0.89%, 14.05, फिर बाद में डिक्लाइन आया 5.98% और फिर 17 और 46%, और ये वो टाइम फ्रेम था 5% से 17% पर। मार्च और जून में जैसे ही कंपनी का क्या बढ़ा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ा, सेल्स ग्रोथ बढ़ा, आपको शेयर पर भी राइज देखने को मिला था। यहां पर देखो एक बार चार्ट पे क्या दिख रहा है आपको, इसी टाइम पीरियड पर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ा था, सेल्स ग्रोथ बढ़ा था, तो शेयर पर भी राइज दिखा। कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ एक बार फिर से यहां पर ड्रॉप होता है, इधर कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ यहां फिर से ड्रॉप पर जाता है, लगभग 40% के बाद 41% का, यानी कि लगभग 5% का ग्रोथ जो है कंपनी का कम हुआ। तो ये साइंस आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। हाई पी, लो ईपीएस, कंपनी का ग्रोथ परसेंटेज कम होना, यह आपको इंडिकेट करता है कि जो आपको मार्च 2024 और मार्च 2025 की ये 2 वॉलेटिलिटी आपको देखने को यहां पर मिल रही है, इसमें आपको यह पता लगता है कि स्टॉक हमको किस रेंज पर कितना सस्ता और कितना महंगा पड़ता है। आपको याद होगा जब 140 का पीई 2024 में था, तब भी स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न के अंदर था, अभी भी एक साइडवेज पैटर्न के अंदर ही बना हुआ है। ठीक है, अभी भी इसका पीई हाई है। तो क्या यहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक फॉल के अंदर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ अगर इंक्रीज होते हैं तो कंपनी का ईपीएस बढ़ेगा, ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का पीई गिरेगा, पीई गिरेगा तो ऐसे में जो आपका क्रूशियल बेस है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का अराउंड 192, यहां पर आपका पीई और ईपीएस दोनों मेंटेन हो सकता है। भैया वो कैसे? वो ऐसे है कि कंपनी का बिजनेस डाइवर्सिफाइड है, अभी भी कंपनी ने अपनी डिफरेंट एंटिटीज को लिस्ट नहीं किया है। डिफरेंट एंटिटीज को कंपनी ने लिस्ट नहीं किया, इसका मतलब यह है कि एक ही ग्रुप के अंदर कंपनी सारे प्रॉफिट्स को मर्ज कर रही है। ठीक है, अब एक बार आप कंपनी का रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू में कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर इंक्रीज है, लेकिन इसके पहले तक जून 2025 के पहले तक सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी का था जो कि सितंबर क्वार्टर हुआ करता था 2024 या 2023 या 2022 का भी अगर आप उठा करके देखोगे,
सिर्फ एक क्वार्टर कंपनी का ऐसा हुआ करता था जहां पर कंपनी अच्छा रेवेन्यू देती थी, बाकी के 3 क्वार्टर कंपनी के वीक आते थे। लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। तो अगर दिसंबर क्वार्टर यानी कि आने वाले क्वार्टर्स में भी कंपनी यही ग्रोथ को मेंटेन करती है, इसका मतलब यह है कि अभी तक जो हमें सिर्फ सितंबर क्वार्टर अच्छा दिखता था, बाकी के क्वार्टर वीक, कंपनी अगर ये ग्रोथ को कंटिन्यू करती है यानी कि चारों क्वार्टर कंपनी के बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पर आपका ईपीएस और पीई एक दूसरे के अगेंस्ट चलना शुरू होता है। यानी कि अभी जो आपका ईपीएस डाउन है वो बढ़ेगा, अभी जो आपका पीई हाई है वो गिरेगा। ये चीज आपको चाहिए होती है किसी भी स्टॉक में एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट तरीके से करने में। वरना पर यही करते हैं लोग, क्या करते हैं भैया, ऑपरेटर गेम है, प्रमोटर और ऑपरेटर मिल करके रिटेलर के हाथ से माल खींचना चाहते हैं। भैया उनको जरूरत नहीं है, वो अपना बाय बैक लेकर के आएंगे मार्केट के अंदर, या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लेकर के आ जाएंगे, जो रिसेंटली प्रमोटर लेकर के भी आए हैं। वो अपने आप ही अपना माल बना लेंगे, अपने आप ही अपने शेयर्स क्रिएट कर लेंगे। उनको जरूरत नहीं है कि रिटेलर्स के हर दिन आए उठे सुबह सुबह, ओह आज 10% गिरा देते हैं, रिटेलर पैनिक हो जाएगा, उससे 2-4 शेयर खरीद लेंगे, खींच लेंगे। भैया उनका ये काम नहीं है। यस, जो ऑपरेटर गेम या प्रमोटर इस तरह की जो लोग बातें करते हैं, अगर आप लोग इस तरह की चीजों में विश्वास करते हो, मार्केट में ये पॉइंट्स डेफिनेटली हैं, बट मेजॉरिटी में ये पॉइंट्स नहीं काम करते। मेजॉरिटी में आपके चार्ट्स, टेक्निकल्स, फंडामेंटल्स, इन सबको आपको तरीके से सीखना आना चाहिए। तो ये है आज के दिन का वीडियो, यहीं पर इसको एंड करते हैं। और भी जो पॉइंट्स होंगे हम उनको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करते रहेंगे। फाइनेंशियल फंडामेंटल के बेसिस पर ये चैनल होने वाला है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।